ढाका तक पहुंचना और आसान हुआ। पाकिस्तानियों के लिए बांग्लादेश में वीजा फ्री एंट्री, राजनयिकों और ऑफिशियल पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा फ्री एंट्री। ढाका में दोनों देशों की बैठक के बाद हुआ फैसला। ये बड़े बेताब हैं, 72 के बाद इनके लिए जो थोड़े से अच्छे दिन आए थे, बड़े बेताब हैं कि इनको ये पुराने वाले दिन चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक बहुत बड़ी बात है, ये पूरा का पूरा जो मैटर हो रहा है इसमें पाकिस्तान का और बांग्लादेश का कोई लेना देना है ही नहीं। अब आप ये बोलेंगे साहब बड़ी विचित्र बात है, वीजा एक दूसरे को दे रहे हैं, एंट्री फ्री करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है। बेसिकली क्या है कि इन्होंने यानी बांग्लादेशियों ने, मोहम्मद यूनुस ने ये होप करा था कि अमेरिका सपोर्ट करेगा, अमेरिका ने ठेंगा दिखा दिया। अब इन्होंने सोचा था चीन सपोर्ट करेगा, चाइना ने भी लगभग ठेंगा दिखा दिया। ज्यादा कुछ चाइना ने नहीं करा है, चाइना सिर्फ मुंह जबानी ट्विटर फेसबुक यही चल रहा है। अब उनको ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तानियों को बांग्लादेश बुलाएंगे तो भारत रिएक्ट करेगा, फिर ये प्रेशर डाल के भारत के साथ हम कोई डील कर सकते हैं, ये इनका एंड गेम है। अच्छा, तो ये आम दाम दंड भेद चल रहा है, आम भी भेजे वही आम। बिल्कुल आपने ठीक बोला, वेरी गुड दिनेश भाई, यही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लेकिन अब अगली खबर ये बता रही है कि एक महीने से हाइफा की ऑयल रिफाइनरी में काम बंद है। ईरान ने किया था ऑयल रिफाइनरी पर अटैक, रिफाइनरी पर 3 डायरेक्ट हिट किए गए थे, आज भी ठप है ये, और इजराइल का अहम ऊर्जा केंद्र है, और इसीलिए वहां पैसे जोड़कर ट्रंप की सुपारी दी जा रही है। ये हाइफा तो सर, ये तो कम से कम पैसे नहीं होते तो तेल देके कुछ ले लेते हैं। हाइफा तो बहुत इनका, हाइफा इजराइल का बहुत बड़ा पोर्ट, हाईफाई जगह, हाइफा इनका बहुत बड़ा पोर्ट है, और वहां पर बहुत बड़ी रिफाइनरी थी। ईरान की जिस मिसाइल ने वहां अटैक किया था, उस मिसाइल का नाम हम लोगों ने आपके शो पे कई बार लिया है, आपने बताया था, खैबर शिकान जो है वो मिसाइल हाइपरसोनिक है और ग्लाइड करती है, प्रेसिशन उसका अच्छा है, उसका रेडियो जो रेडार RCS है बहुत कम है। तो ये सब मिलाकर के वो पेनिट्रेट कर गई थी एयर डिफेंसेस को इजराइल के, और उसके बाद ईरान ने अपनी बड़ी पीठ ठोकी थी। ये वही वाली मिसाल है। उसके बाद अब थोड़ा काम चालू हुआ है, लेकिन हाँ मतलब ऐसा नहीं है सर कि इजराइल ने भुगता नहीं है, बड़े दर्द झेले हैं, अभी तक झेल ही रहा है। इजराइल से ज्यादा किसी ने नहीं भुगता। लेकिन वो रोता क्यों नहीं इस तरीके से कि यहाँ पर ये हो गया, हमको फिर से मारेंगे, हमको ईरान फिर से ऐसे करेगा, हूती भेज देगा, हमास वाले आएंगे, हिजबुल्लाह, क्यों नहीं करता वो ऐसा? तो खुद अपना प्लान बना के चलता है कि इन्होंने मारा, अब मेरा प्लान ये है मारने का। आप जो है वो प्रीएम्प्ट करता है, वो सजा देता है और प्यूनिटिव डिटरेंट रखता है। लेकिन मुझको ये लगता है कि वहां तो ये हाइफा में जो इनको करना था कर लिया मेजर साहब जी। वहां तो कई रिफाइनरियां आज भी सुलग रही हैं, कभी भी सुलगने लगती है कोई। ईरान में तो किसी भी दिन ये होने लगता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश भाई, इन्होंने हाइफा पे मारा। हाइफा आपको जैसे पता है वो पूरा पोर्ट जो है वो पूरा इंडियन कंट्रोल्ड है, वहां पे ईरान ने मारा। तो पहली चीज ये है कि क्या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ईरान से बात करी होगी? पक्का करी होगी, पक्का बोला होगा भाई साहब वहां पे इंडियन एसेट्स आप हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं बमबारी, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मोसाद ने हलवा बना रखा है लिटरली ईरान का, हम तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन कहते हैं ना ये धमाका हो गया। तो ये कई सारे हाइफा कर रहे हैं ईरान के अंदर, कई सारे हाइफा रोज कर रहे हैं ईरान के अंदर। ईरान को ये समझ में, ईरान ने खैबर शिकन से किया होगा और वहां तो रोज उनके माथे पर शिकन दे रहे हैं ये मोसाद वाले। और चीन ने बनाया दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब, ये खबर देखिए, बॉम्ब का नाम है रेन ऑफ पियर ब्लॉसम नीडल्स, अंडरग्राउंड तबाही कर सकता है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा ग्रंथ लिख दिया हो, ये नाम है कि ग्रंथ है। अंडरग्राउंड तबाही कर सकता है ये बॉम्ब, वातावरण में मौजूद सारी ऑक्सीजन सोख लेता। मैंने सर कई बार ये देखा है कि कई बार आप देखेगा कि कुछ जगहों के दरबान जो खड़े रहते हैं दरवाजे के पास, वो भले ही दुबले पतले हों, मूंछें बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, उसी तरीके से नाम बड़ा खतरनाक लग रहा है। क्या इसमें दम भी है सर उस तरह का? अब ये अगर आई डोंट नो, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है DF-27, अच्छा, जो इनकी मिसाइल नई वाली डोंगफेंग, दूसरा इनका एक H बॉम्ब ये कहते हैं। H बॉम्ब को माना जाता है कि वो कम रेडिएशन वाला बॉम्ब है, क्योंकि नॉर्मली बॉम्ब में क्या होगा कि ये पहले वो फिशन बॉम्ब्स होते हैं तो रेडिएशन होता है, इसमें क्या होता है फिशन से स्टार्ट होता है और फ्यूजन होता है। अच्छा, तो मटेरियल इसमें डिफरेंट होता है, इसमें रेडिएशन कम माना जाता है, इसको H बॉम्ब बोलते हैं। लेकिन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर DF-27 पर आपने ये वाला लगा दिया तो जहाँ जाएगा वहाँ बड़ी वो कर सकता है। लेकिन जैसे आपने बोला
मैं इनके जो ब्रोशर है और इनका जो पैम्फलेट होता है उसको देख करके किसी बात को मानने में मुझे बहुत संकोच होता है। कि उसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर ऐसा लगता है लिखा जैसे रहता है ऐसा बड़ा- कि हाँ। आप अगर पढ़ेंगे टेक्निकली पढ़ेंगे ये तो कह रहे हैं कि वो जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब है मुआब, उसका बेसिकली जवाब है ये। उसका आंसर है। एक फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, एक मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स रशिया के पास है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जो है अमेरिका के ये इन्होंने ताऊ ऑफ ऑल बॉम्ब बना लिया क्या? पता नहीं ग्रैंडफादर बनाया इन्होंने। ये ग्रैंडफादर बनाया है। पर वही बात है जो सर कह रहे हैं ना, आई एग्री विद सर 100%। चाइनीज ऐसी बात कर लेते हैं जैसे J-35 इनका फाइटर है, किसी ने नहीं देखा, ज्यादा दूर से देखा है उसको, दूर से खड़ा है एयर शो में, इतनी दूर खड़ा है 1 किलोमीटर दूरबीन से देखना जरा, हाँ ये दिख रहा है J-35, हाँ ये चाइना का बस। और ब्रोशर जो है, ब्रोशर में ऐसा लिखा है ये उड़ता है तो पता ही नहीं लगता उड़ा है कि नहीं उड़ा, ये बम गिराता है तो पता ही नहीं लगता बम गिरा है कि नहीं गिरा, ये पता नहीं ऐसा कर देता है तो वैसा। इतनी अलिफ लैला की कहानियां बना दी कि दुनिया कन्विंस हो गई। अब इसके बारे में पाइन नीडल्स, क्या मुझे तो नाम ही याद नहीं सर, क्या नाम है इसका? पाइन नीडल मुझे भी नहीं, ये इन्होंने ना इसको एक्चुअली DF-27 प्लस H बॉम्ब करके तो मैं जानता हूँ। अपना बढ़िया है, अपना बढ़िया। किसी को अग्नि, कहानी खत्म हो गई बस है ना। अब पूरा इसमें डिपिक्ट हो रहा है कि ये क्या है, क्या करने वाला है, किस पाइन तरीके से। नीडल रेडिएटिंग ड्रैगन, पता नहीं क्या पूरा क्या है। ऐसे लिख दिया है। ये निबंध लिखो प्रतियोगिता चल रही है लगता है वहां। अगली खबर देखिए, कल करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ। करगिल स्थित द्रास में सेना का 2 दिन का कार्यक्रम, शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। विजय दिवस कार्यक्रम में जवानों ने पराक्रम दिखाया। करगिल को लेकर एक बार फिर से भारतीय सेना के शौर्य को देश याद कर रहा है। करगिल विजय दिवस के मौके पर ये तैयारियां शुरू हो गई और ये जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं ना, जो खूबसूरत पहाड़ियां वहां आसपास दिखाई दे रही हैं, इन्हीं पहाड़ियों पर आकर दुश्मन बैठ गया था और फिर उसके पास एडवांटेज था, ऊंचाई का, हाइट का एडवांटेज, और तब भारत की सेना ने वो किया जिसे हम विजय दिवस के दिन कल्मिनेट करते हुए मनाते हैं। और ये इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि भारत के इन्हीं शूरवीरों की वजह से हम स्वतंत्र हवा में सांसें ले रहे हैं। और कल शाम 7 बजे करगिल विजय दिवस कॉन्क्लेव में देखना मत भूलिएगा प्रतिशोध रिवाइंड, कैसे हिंद के शूरवीरों ने 1999 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान को कई बार घुटनों पर लाया और अब तो कई मामलों में परिभाषाएं ही बदल गई। एक पल नहीं लगाते मातृभूमि के चरणों में अपना शीश चढ़ा देने। अब सिर्फ 3 आधार पर लड़ाई होगी, बियॉन्ड विजुअल रेंज। पाकिस्तान पे तो भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। नेवी ने इस बारी या उससे पहले कारगिल में किया था, वो हो जाता तो ये नक्शे से कुछ गड़बड़ हो जाता। पूरे विश्व को भी झटका लगा है कि भारत वो भारत नहीं है जो हम लोग सोचते थे। दया का मतलब हमने अब चेंज किया है। जब इलाज करें तो मुकम्मल करें। मौलाना मसूद अजहर के डायलॉग आपको याद है? वो जो इमोशन है वो मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद और इवन आसिम मुनीर के अंदर आना चाहिए। वो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से यही हिमालय गंगो जमन मिले। करगिल के बारे में और करगिल के बाद भारत की रणनीति के बारे में जो चीजें आपको कल शाम 6:55 टाइम्स नाउ नव भारत पर प्रतिशोध रिवाइंड में देखने को मिलेंगी, मेरा दावा है कि कहीं और नहीं, इसलिए मिस मत कीजिएगा। अलार्म लगा लीजिए, कहीं पर ये आप नोट कर लीजिए कि 6:55 पर कल शाम टाइम्स नाउ नव भारत के साथ आपको जुड़ना है। अगली खबर देखिए, अमेरिका ने शुरू की गोल्डन डोम इंटरसेप्टर की टेस्टिंग। अंतरिक्ष में इंटरसेप्टर की तैनाती की तरफ पहला कदम। स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर